अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम नज़म के अशार की तशरीह का तरीक़ाकार पढ़ेंगे। नज़म के अशार की तशरीह के तरीक़ाकार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में वो तमाम की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तशरीह जब भी लिखें उसमें 3 बातें ऐसी हैं जिसे आम तौर पे इग्नोर कर दिया जाता है। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं जाता तो बच्चे उस पर तवज्जो नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चॉइस दे दी जाती है कि अगर आप लोग ये करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, तो बच्चे काम चलाने की तरफ चले जाते हैं। मसलन किसी भी नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है इसके बारे में कोई सवाल नहीं आता। यानी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अमीर मिनाई की नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखें, ये पूछा जाएगा अमीर मिनाई की नज़म का ख़ुलासा लिखें, तो बच्चे मरकज़ी ख़याल याद नहीं करते। हालांकि अगर आप लोग नज़म का मरकज़ी ख़याल याद कर लेंगे तो वो आपके लिए अशार की तशरीह में बहुत सपोर्टिव होगा। नज़म का मरकज़ी ख़याल मुश्किल भी नहीं है और वो आपको कैसे अशार की तशरीह की सही राह दिखाता है। मसलन किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल याद करने के लिए आप उसका उन्वान देखते हैं। जब आप लोग उसका उन्वान देखते हैं तो आपको आधा मरकज़ी ख़याल याद हो जाता है। वो उन्वान बताता है कि इस टॉपिक पे बात हुई है। फिर आप उस नज़म के अंदर देखते हैं तो नज़म के जो 6 अशार होंगे या 7 अशार होंगे उनमें आपको 3-4 बातें ऐसी मिल जाएंगी जिस पर वो नज़म लिखी गई होगी। यानी सारा का सारा तज़किरा उन 3-4 बातों पर होगा। उनको आप उठाएंगे, जोड़ेंगे तो मरकज़ी ख़याल बन जाएगा। जब आप इस तरीके से मरकज़ी ख़याल तैयार करेंगे जैसे कि स्कॉलर्स की ये तरतीब है तो फ़ायदा क्या होगा, आप एक तायराना नज़र से पूरी नज़म का मुताला कर लेंगे। जब आप तायराना नज़र से पूरी नज़म का मुताला कर लेंगे तो अब नज़म का कोई भी शेर आ जाए तशरीह के लिए आपको उसकी तशरीह करना आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ है जिसको आम तौर पे बच्चे इग्नोर करते हैं, वो है किसी भी शेर का मफ़हूम। चूँकि कहा यह जाता है कि अगर आप लोग मफ़हूम लिख लेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, तो बच्चे ना लिखने को तरजीह देते हैं। हालांकि जब भी आप किसी भी शेर का मफ़हूम तैयार करेंगे तब चेक करने वाला आपके मफ़हूम को देखेगा जो आपने तैयार किया हुआ है। अगर आपने मफ़हूम ठीक लिखा है तो उसका ज़हन ये बन जाएगा कि आगे जो 1.5 से 2 सफ़ों की एक शेर के मुताबिक और तमाम अशार के मुताबिक 4 से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तशरीह लिखी हुई है वो ठीक है, वो सारी चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ मफ़हूम से अंदाज़ा लगा लेगा। तो मफ़हूम तो बहुत बेहतर चीज़ है फिर, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब आपके पास पूरा साल होता है, आप 2 मरतबा इस बुक को पढ़ते हैं, फिर 1 मरतबा रिवीजन भी कर लेते हैं, एक सरसरी सा आखिर में फिर पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी में, तो जब आप ख़ुद इस तरीके से हर शेर का मफ़हूम बनाते जाएंगे और तमाम नज़मों का मरकज़ी ख़याल तैयार करते जाएंगे, तमाम असबाब का मरकज़ी ख़याल तैयार करते जाएंगे, तो फिर आधा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी नज़म के अंदर जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मानी आपको आने चाहिए। फिर आप जब तशरीह करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जहाँ तक नज़म के अशार की तशरीह का ताल्लुक़ है, जब बच्चे उसका ख़ुलासा तैयार करते हैं और ख़ुलासे पे काम वो इसी तरह करते हैं जिस तरह स्कॉलर की तरतीब है, वो मैंने पिछले लेक्चर में समझाई है। जो स्कॉलर्स के बच्चों से हट के जो अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले पिछला लेक्चर समाप्त कर लें ताकि उनके लिए ये लेक्चर समझना आसान हो जाए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ख़ुलासे की तरतीब ये है कि हम लोग बच्चों को बुक दे देते हैं कि बेटा आप ये बुक रखें और आप इस नज़म के पहले शेर को मुख्तसर करें,
दूसरे शेर को मुख्तसर करें, यानी उनकी नसर बनाएं, पहले मिसरे की नसर बनाएं, दूसरे की बनाएं, एक शेर की नसर बन गई, मफहूम बन गया। फिर इसी तरह दूसरे का। जब बच्चे बैठ के इसी तरह नज़म का ख़ुलासा तैयार करते हैं, तो फिर जब वो तशरीह की तरफ आते हैं तो उन्होंने इस तरीके से नज़म को पढ़ लिया होता है कि अब उनके लिए 50% तशरीह आसान हो जाती है। यानी 50% तशरीह तो उन्होंने ख़ुलासा तैयार करते हुए अपने जहनों में महफूज कर ली है। अब 50% रह गई है। वो 50% के लिए अब वो क्या करेंगे? उनके पास सर की बातें हैं, सर ने जो तशरीह करते हुए बातें की हैं जब सर पढ़ा रहे थे, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स हैं जिनको हम आम तौर पे की बुक कह देते हैं, हालांकि वो की बुक्स नहीं हैं बल्कि वो उर्दू बी हैं या उर्दू बे आप कह सकते हैं। उसमें शरह सरमाया उर्दू है, शान अदब है। उनसे जब जितने भी सोर्सेज मिले उनको पढ़ के बच्चे जब तशरीह की तरफ आते हैं तो उनके पास ख़ास तौर पे तशरीह के लिए 3 चीज़ें जमा हो जाती हैं। अगर हम उन बड़ी चीज़ों को गिने, सर की गुफ्तगू जो उन्होंने हर शेर की तशरीह करते हुए अलग अलग बताई थी, और आप पिछले लेक्चर समाप्त करें तो आपको दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है पे शायद हो सकता है मेरे ही 3 से 4 मिनट की तशरीह आपको इस शेर पे मिले। तो सर की हुई तशरीह, उसके बाद आपने जो ख़ुलासा ख़ुद तैयार किया हुआ था वो बातें, फिर आपने मुख्तलिफ़ सोर्सेज जो इस्तेमाल किए उर्दू बी वगैरह की शक्ल में, तो मिला जुला के आपके लिए बहुत आसान है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तशरीह कर लेना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ ये कि आप ये बातें जिन्हें बाद का बच्चे छोटी बातें समझते हैं कि ये क्या बातें हैं, हालांकि इन्हीं बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक एक करके ना निशान लगाएं। मसलन मैंने कहा कि आप मरकज़ी ख्याल याद करें, आप याद करने के बाद टिक लगा दें। मैंने कहा आप लोग हर शेर का मफहूम तैयार करें, आप टिक लगा दें। मैंने कहा मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें, आप टिक लगाएं। यानी वो काम करने के बाद टिक लगाते जाए कि मैंने ये काम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बड़ी चीज़ें बताई, आपको वो करने के बाद आप टिक लगा दें, हमने ये कर लिया। फिर आप पेन उठाएं और लिखना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि इन तमाम चीज़ों का आपको कितना फ़ायदा हुआ है। इसी के मुताबिक आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। ये तशरीह इस तरीके से आप तशरीह करेंगे। फिर हमारी तरतीब है कि हम जब गज़लों की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह गज़ल पढ़ना आप अनकरीब शुरू करेंगे, तो 3 से 4 ऐसी गज़लें जो बहुत ज़्यादा हिट हैं और आम तौर पे पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं, और या कोई अपनी पसंद की गज़लें याद कर सकता है, वो गज़लें बच्चे याद करते हैं। जैसे वो फैज़ अहमद फैज़ कहता है, न गंवाओ नावे के नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। इसी तरह की गज़लों को बच्चे याद करते हैं। वो ऐसी गज़लें होती हैं जिनमें से आप अशार उठा के किसी भी गज़ल में लगा सकते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि वो आपके सिलेबस में शामिल गज़लें ना हों। फिर बच्चे 2 गज़लें कुछ याद कर लेते हैं, कुछ 3 याद कर लेते हैं। कोई भी शेर आ जाता है तशरीह के लिए तो उनके ज़हन में वो याद की हुई गज़ल का कोई ना कोई शेर होता है जो उठा के वो वहाँ हवाले के शेर पर लगा देते हैं, हवाले के शेर के तौर पर लगा देते हैं। इसी तरह हम फिर साल में नज़में याद करेंगे, वो हमारी तरतीब पहले भी है। नज़मों में हम 3 से 4 नज़में याद कर लेंगे ऐसी जो आपको बहुत सारे मकामात पे सपोर्ट करेंगी। या हम कभी कभार इस तरीके से भी करते हैं, पहले हमारी एक तरतीब रही है बज़्म अदब की जो हमारी आप बच्चों के साथ भी चलेगी, कि हम मुख्तलिफ़ अशार का मुकाबला करवाते हैं। वो अशार फिर उन्हें नज़मों की अशार की तशरीह करते हुए, गज़लों की अशार की तशरीह करते हुए काम देते हैं। फिर आप लोगों को कुरान की आयात, अहादीस मुबारका, मुहावरे, ज़रबुल अमसाल, ये चीज़ें आती भी हैं, नहीं आती तो आप इनको याद भी करें। ये चीज़ें आप कम अज़ कम हर सफ़े पर आपके पास कोई ना कोई हवाला होना चाहिए। यानी हवाला शेर हो गया, या आप कोई कुरानी मजीद की आयत से हवाला देते हैं, हर सफ़े पर कोई ना कोई हवाला ज़रूर दें, इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अब हम आते हैं इसके अशार की तशरीह के तरीक़ेकार की तरफ, और मज़ीद मैं आपको कुछ बातें साथ साथ बताता जाऊँगा। नज़म के अशार की तशरीह का तरीक़ेकार सवाल नंबर 2 होता है, और सवाल नंबर 2 के फिर आगे 2 अज्जा होते हैं और दोनों करने होते हैं। अलिफ जुज़ भी करना होता है, बेजुज़ भी करना होता है। अलिफ जुज़ में नज़म के अशार की तशरीह होती है और बेजुज़ में गज़ल के अशार की तशरीह होती है। आपने सवाल नंबर 2 उसके बाद अलिफ जुज़ को बिल्कुल वाज़े कर देना है। तशरीह अशार नज़म आपने सवाल को मुख्तसर करके लिखना है, एक लाइन छोड़ देनी है। शायर का नाम आप लोगों ने, जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा, आप लोग भी ब्लू मार्कर से लिखेंगे। शायर का नाम अमीर मिनाई, चूँकि
कि हमने अमीर मिनाई की नज़म पढ़ी है, तो मैं उसी से आपको मिसाल दे रहा हूँ। अमीर मिनाई नज़म का उन्वान, नज़म का नाम नहीं होता हमद। हम यहाँ पे हमद बारी ताला भी लिख सकते थे, और अदब का तकाजा भी यही है। मैं पहले लिखना भी चाह रहा था, लेकिन मैंने कभी भी समझाने के लिए यहाँ वाइट बोर्ड पे नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि एक रूल बनाया गया है बोर्ड की जानिब से कि जो नज़म का उन्वान टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ होगा या टेक्स्ट बुक के ऊपर किसी सबक का उन्वान लिखा गया है, आपको बैनी वही लिखना होगा। तो इसलिए क्या हो सकता है वो बारी ताला की वजह से कोई बहुत ज़्यादा उसूल का पक्का हो तो आपके नंबर काट ले, तो आपने हमद लिखना है। उसके बाद आप एक लाइन फिर छोड़ देंगे, ज़ेर तशरी अशार। यहाँ एक बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। बच्चे नज़म के अशार की तशरीह के लिए सोचते हैं कि अगर आप लोगों ने 2 अशार की या 3 अशार की तशरीह करनी है तो फिर क्या उनको अलग अलग करें। हालांकि नज़म के अशार की तशरीह अलग अलग नहीं की जाती, वो अक्लन मुमकिन ही नहीं है कि उनको अलग अलग की जाए। बहुत से लोगों ने इजाज़त भी दी है। अगर आप बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसको स्टडी करें, आप बोर्ड पैटर्न निकाल के देखें, तो बोर्ड की जानिब से भी आपको मना किया गया है। उसकी वजह यह है कि नज़म के तमाम अशार, पहले भी हमने पढ़ा था, मरबूत होते हैं। अब एक शेर के अंदर उस बंदे शायर ने एक बात की है, आप उसके लिए आप एक शेर की तशरीह, आप हेडिंग देते हैं ज़ेर तशरीह शेर, आप पहले शेर की तशरीह शुरू कर देते हैं। अब आपने दूसरी हेडिंग दी ज़ेर तशरीह शेर, आप दूसरा शेर लिख देते हैं। पहले शेर में जितनी बातें आपने लिखी हैं 70% बातें आपको दूसरे शेर में लिखनी पड़ेंगी, चूँकि ये नज़म है। फिर आपको तीसरे शेर में लिखनी पड़ेगी, नज़म है। अगर तो आप इसी तरह लिखते हैं फिर तो हो सकता है वो आपको नंबर दे दे कि आपने इतना मवाद हर शेर में लिखा है, लेकिन आप इतना मवाद नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बार बार बातें रिपीट करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले शेर में तो सारी बातें लिखेंगे, दूसरे में आप मुख्तसर करके लिख देंगे, तीसरे में मज़ीद मुख्तसर करके लिखेंगे। चेक करने वाला कहेगा इसको पहले शेर की तशरीह तो सही आती थी, दूसरे अशार की तशरीह सही नहीं आती थी। हालांकि उसको ये बात नहीं समझ आनी कि ये नज़म है, इसने पहले शेर में सारी बातें लिख ली हैं, अब दूसरा शेर भी उसी तरह का ही है, इसलिए इसने मुख्तसर लिखा है। तो ये काम करने की बजाय आप उसूल को अपनाएं। आप ये करें, ज़ेर तशरीह अशार की एक हेडिंग दें, तीनों अशार को या 2 अशार जितने आपको मिले आप वो अशार लिखें। फिर उसके बाद आप मफ़हूम की हेडिंग दे दें, और मफ़हूम की हेडिंग दे के आप तीनों अशार का मफ़हूम इकट्ठा लिख लें। मसलन आप लोगों ने ऊपर अशार इकट्ठे लिख लिए हैं, नीचे आप मफ़हूम की हेडिंग देते हैं। मफ़हूम की हेडिंग दे के अब तीनों अशार का मफ़हूम आपने लिखना है। अब वो 3 अशार बिल्कुल एक जैसे हैं या 2 अशार हैं तो बिल्कुल एक जैसे हैं। आप उनका मफ़हूम 3 लाइनों में लिख लेंगे, क्योंकि बात एक जैसी है। ये तो नहीं कि आप पहले एक का मफ़हूम लिखेंगे फिर दूसरे का, तीसरे का, नहीं, एक जैसे हैं तो आप मिला के मुख्तसर करके एक मफ़हूम खूबसूरत सा लिख देंगे। अब यहाँ तक मफ़हूम की बात मुकम्मल होगी। उसके बाद आप तशरीह शुरू करेंगे। जब आप तशरीह शुरू करेंगे तो तशरीह की हेडिंग देने के बाद आपने ये नहीं लिखना ज़ेर तशरीह एक, शायद आपके दिन में ये बात हो कि हमने अशार इकट्ठे लिखे हैं तो पहले हम एक ही हेडिंग दे दें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, यानी ज़ेर तशरीह शेर 1, ज़ेर तशरीह शेर 2, ज़ेर तशरीह शेर 3, ऐसे नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने बस तशरीह शुरू कर देनी है। और फिर करना क्या है, आपने हवाला देना शुरू कर देना है। मसलन उस शेर के लिए कोई आप हवाले का शेर लिखते हैं, आप लिखेंगे हवाले का शेर, या आप लिखेंगे हवाला शेर या हवाले का शेर। लिख के आप वो शेर लिख देंगे। कुरान की आयत आ जाती है, आप हेडिंग दे देंगे कुरान की आयत। हदीस आ जाती है, आप हेडिंग दे देंगे हदीस। आप कुरान के लिए अल कुरान भी लिख सकते हैं। आप कोई ज़रबुल मिसल लिखना चाहते हैं तो ज़रबुल मिसल की हेडिंग्स देंगे। जब इस तरह की आप हेडिंग्स देना शुरू करेंगे तो वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी जो आपके दिन में अगर आ रहा है कि हम जब तक हर शेर को अलग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा हमने कैसे तशरीह की है। जब हर पेज पे आप इस तरह की हेडिंग्स देना शुरू कर देंगे तो 4 से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खूबसूरत सी तशरीह आप लोग तैयार कर लेंगे। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है अशार की तशरीह का। फिर उसके बाद आखिरी बात, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए लिखना आसान होगा। अब आज के लिए इतना काफ़ी है।